नमस्कार, कमोडिटी 360 में आपका स्वागत है। और कल सरकार के बजट के पिटारे से एग्री सेक्टर के लिए कई बड़े ऐलान निकले। एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड बनाने की बात हो, कॉटन के लिए पीपीपी प्रोग्राम शुरू करना हो, या प्राइमरी एग्री क्रेडिट सोसाइटी बनाना हो, या फिर नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देना। आज अपने खास मेहमानों से एग्री सेक्टर से जुड़ी बजट की हर एक बारीकी को हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं IIFL सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता और स्टेट कमीशन फॉर एग्रीकल्चर महाराष्ट्र के फॉर्मर प्रेसिडेंट पाशा पटेल। अनुज, आपसे पहले जानना चाहेंगे, काफी कुछ यहाँ पर एग्रीकल्चर में निकल के आया, चाहे वो रबर के लिए था, कॉटन के लिए था, मिलेट्स के बारे में यहाँ पर अच्छी खासी बातचीत की गई, साथ ही साथ नेचुरल ऑर्गेनिक फार्मिंग पर जोर दिया गया, एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड बनाने की बात की जहां पर स्टार्टअप्स को फंड मुहैया किया जाएगा। कैसे देखते हैं ओवरऑल आप एग्रीकल्चर के लिए जो ये नए स्कीम्स के साथ सरकार ने बातचीत करी? मैसेज जी, गुड आफ्टरनून। देखिए, जो बजट था वो अगर आप देखेंगे तो मुझे ये लगा कि पूरा बजट ही एग्रीकल्चर के आसपास मूव करता हुआ दिखाई दिया। इसमें अगर हम देखेंगे तो फिशरीज को भी इंक्लूड किया गया। कहीं ना कहीं एग्री स्टार्टअप पे काफी जोर दिया गया और साथ में जो फंड बनाने की बात की गई है वो भी यहाँ पे रही। और साथ में जो एग्री कमिटीज है उनको कंप्यूटराइज कनेक्टेड करने की बात की गई, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि अभी तक हमने नहीं देखी थी। काफी जो सोसाइटीज थी वो अभी भी कनेक्टेड नहीं थी आपस में। तो अब ये कनेक्टेड होने की वजह से कहीं ना कहीं हम देखेंगे जो एक मोरल है किसान का वो यहाँ पर बूस्ट होता हुआ दिखाई देगा। मंडी ऑलरेडी यहाँ पर कनेक्टेड है, अब सोसाइटी भी कनेक्टेड होंगी। तो मुझे लगता है कि एग्रीकल्चर जो एक सेक्टर है वो यहाँ पर अब एक बूस्ट लेता हुआ दिखाई देगा। इंपॉर्टेंट चीज जो मिलेट्स के बारे में यहाँ पर देखने को मिली, क्योंकि मिलेट्स एक ऐसा प्रोडक्ट है जहां पर आप मोटे अनाज के बारे में हम देखते हैं, और ये एक ऐसा यहाँ पे क्रॉप्स हैं जो कि कम कॉस्टिंग में, कम पानी में इनकी अच्छी खासी उत्पादन देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं अगर इस पे बूस्ट किया गया है तो मुझे लगता है कि आगे भारत के अंदर इसका जो प्रोडक्शन है वो बढ़ सकता है, और कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट साइड पे भी भारत को यहाँ पे बेनिफिट होता हुआ दिखाई देगा मिलेट्स को लेके। तो मुझे लगता है कि पूरा ही अगर ओवरऑल हम देखें तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव बजट है एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए। एब्सोल्युटली। अनुज, साथ ही साथ डिसेंट्रलाइज स्टोरेज कैपेसिटी के बारे में भी यहाँ पर बात की गई है। फॉर बहुत लंबे समय तक हम देखते रहे हैं कि जो वेयर हाउसेज हैं, कोल्ड स्टोरेजेस हैं, सीलोज हैं, सरकार हर बजट में कुछ ना कुछ इसके बारे में बात करती है। डिसेंट्रलाइज स्टोरेज कैपेसिटी को लेकर अब आपके क्या व्यूज हैं? देखिए, मुझे लगता है कि जो डिसेंट्रलाइज स्टोरेज कैपेसिटी है, कहीं ना कहीं इसमें हम देखेंगे कि जो कहीं ना कहीं जो ब्रोकर होता है या फिर जो स्टोरेज वेयर हाउस होते हैं वो उतना सही से काम नहीं कर पाते। बट अगर हम पिछले 2-3 सालों में देखेंगे तो जो पूरा एक वेयर हाउस सिस्टम है वो काफी यहाँ पे मैनेज होता हुआ दिखाई दिया है। तो अगेन वेयर हाउसिंग सिस्टम को पूरी तरीके से एक चैनलाइज करने के लिए, पूरी तरीके से प्रक्रिया में लेके आने के लिए इसको डिसेंट्रलाइज किया जाएगा, जिससे कि कहीं ना कहीं हर एक आदमी, हर एक किसान उसको यूज कर सके और एक हर लेवल पर इसको यूज किया जा सके। तो उसका यूसेज बढ़ाने के लिए और कनेक्टिविटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो जो ट्रांसपोर्टेशन है वो भी यहाँ पे काफी समय लगता है ट्रांसपोर्टेशन में, तो उसके लिए वेयर हाउसेज का काफी बड़ा योगदान रहेगा। तो मुझे लगता है कि उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो डिसेंट्रलाइज किया जाएगा इसको, तो उससे काफी हद तक जो वेयर हाउसेज प्रक्रिया है वो यहाँ पर मददगार साबित होगी। साथ ही साथ हमारे साथ अब पाशा पटेल भी कार्यक्रम में मौजूद हैं। पाशा पटेल जी, नमस्कार। और बजट में जिस तरह से अनुज भी कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी कुछ यहाँ पर दिया गया, कुछ ऑफ कोर्स यहाँ पर विजनरी है जिसको करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए अगले 2, 4, 5 साल लगेंगे, लेकिन बाजार का ये मानना है कि जो डिसेंट्रलाइज स्टोरेज कैपेसिटीज बढ़ाने की सरकार ने बात की है वो काफ़ी ज़रूरत है और काफ़ी ईजिली इम्प्लीमेंट भी किया जा सकता है। आपका क्या व्यू है? पाशा पटेल जी, आप कैसे देखते हैं बजट को एग्रीकल्चर के लिहाज से और जो ये डिसेंट्रलाइज स्टोरेज कैपेसिटी की बात की गई है उस लिहाज से? मुझे पूछा ना आपने, सुनाई नहीं दिया मुझे। हाँ जी पाशा पटेल जी, मैं आपसे पूछ रही थी आप कैसे देखते हैं बजट को एग्रीकल्चर में जो यहाँ पर एग्रीकल्चर के बारे में। जी पाशा पटेल जी, देखिए, एग्रीकल्चर के बारे में अगर इस बजट में अगर सोचा गया ना तो दो चीजें बहुत अच्छी उभर के आई है। एक तो ये गोडाउन, जो किसानों का अनाज रखने के लिए जो गोडाउन की जरूरत थी ना, उसको बड़े पैमाने पे सरकार करने वाली है। नंबर जी हाँ, एग्री सेक्टर में जो स्टोरेज क्षमता को बढ़ाने पर जोर है, जैसे आपने कहा, वो काफी पॉजिटिव है यहाँ पर। और वही एक चीज ऐसी भी लगती है जो नई है और जो की जा सकती है इम्प्लीमेंट। जी, 65,000
सोसाइटी ये एरिया कार्य करने वाली है। और इसके माध्यम से अब तक सारे सोसाइटीज क्या करते थे गांव में के, तो गांव में के सोसाइटी सिर्फ क्रॉप लोन देते थे। अब ये सारे सोसाइटियां एग्रीकल्चर को लगने वाले जो जरूरी चीजें हैं वो कुछ भी कर सकते हैं, पेट्रोल पंप भी कर सकते हैं, या और उसके ऊपर कुछ किसानों अगर चाहते हैं सोसाइटी के माध्यम से तो प्रोसेसिंग करने की भी लोन मिलती है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि इस बजट में किसानों के लिए मुझे दिख रही है। पाशा पटेल जी, ऑर्गेनिक फार्मिंग पर भी यहाँ पर काफी जोर दिया गया। बराबर है ना, देखिए कैंसर का प्रमाण इतना बढ़ गया है। जी हाँ, ऑलराइट पाशा पटेल जी, आपको फिर से यहाँ पर जोड़ने की कोशिश करते हैं क्योंकि लाइन में वहाँ पर दिक्कतें हैं, लेकिन तब तक अनुज से बात कर लेते हैं। और अनुज, एक और जो डेवलपमेंट हमने पिछले 24 घंटे में आते हुए देखी है वो कॉटन की है, जहाँ पर MCX ने अब एक कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च कर दिया है। फरवरी 13 को ये लॉन्च होगा और अप्रैल जून के कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पर आएंगे। तो ये एक और एग्री की जो थी, एक वांट था, आस्क था बाजार का, जो ऑफकोर्स बजट से बाहर आया, लेकिन इसकी भी काफी जरूरत थी बाजार को। देखिए, कॉटन जो है वो पीपी का जो पार्टनरशिप है उसका काफी बड़ा एक लाइव एग्जांपल है, क्योंकि जो इस बार कॉन्ट्रैक्ट सेट किया गया है इसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों ही प्लेयर्स को रखा गया है और उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे सेट किया गया है। तो कहीं ना कहीं बजट आने से पहले ही इस कॉन्ट्रैक्ट पे काम किया गया और डेफिनेटली जो आगे भी हमें लगता है कि जो आगे भी कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे या फिर एग्रीकल्चर जो भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे डेरिवेटिव पे भी अगर आप देखेंगे तो काफी कुछ देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं पीपीपी प्रोग्राम के अंडर में अब आगे चलकर भी काफी ऐसी कमोडिटीज लॉन्च होती हुई दिखाई देंगी जो कि पीपीपी पार्टनरशिप के अंडर रहेंगी। तो मुझे लगता है कि काफी अच्छा एक स्टेप है कि यहाँ पर पब्लिक और प्राइवेट दोनों को ही एक साथ जुट होकर एक नया कॉन्ट्रैक्ट लेके आ रहे हैं। तो पार्टिसिपेशन हालांकि पहले भी कॉन्ट्रैक्ट के कॉटन के कॉन्ट्रैक्ट में काफी ज्यादा था और मुझे लगता है कि अब जो कॉन्ट्रैक्ट है ये और भी सिंप्लीफाइड है, यहाँ पर और भी अच्छा हम जो वॉल्यूम है वो एक्सचेंज में आता हुआ देखेंगे। अनुज, ऐसा आपको क्या लगता है जो हम वंचित रह गए, जो इस बजट में एग्रीकल्चर के लिए नहीं आया? देखिए, फ्यूचर्स मार्केट के लिए सीटीटी है जो कि काफी हमेशा से ही रहा है। कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन जो है वो हमेशा से हाई रही है, तो सीटीटी हम वेट कर रहे थे कि कहीं ना कहीं उस पर भी कुछ रिव्यू होगा, बट उस पर रिव्यू नहीं हुआ। तो वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था जो कि हम यहाँ से मिस आउट होते हुए देखा गया। हालांकि हमें ये भी एक्सपेक्टेशन था कि जो हमारी कमोडिटी बैन हुई है फ्यूचर्स मार्केट में वो दोबारा से लॉन्च होंगी या फिर कुछ नई कमोडिटी को लेके भी कहीं ऐसा डिस्कशन अभी नहीं हुआ कि नई कमोडिटी जो ऑलमोस्ट 80 से 90 कमोडिटी जो लिस्टेड है उनको यहाँ पर दोबारा से स्टार्ट किया जाए, जिससे कि जो फ्यूचर्स मार्केट का एक दायरा है वो यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दिए। तो ऐसी भी चीजें मिसिंग रही, बट मुझे लगता है कि आगे चलकर कुछ अमेंडमेंट्स इसमें आ सकते हैं जहां पर वो चीजें देखने को मिलेंगी। एब्सोल्युटली। पाशा पटेल जी, काफी कुछ यहाँ पर दिया गया, लेकिन कुछ सेक्टर्स हैं जिनको लगता है कुछ नहीं आया। वो है एडिबल ऑयल सेक्टर, टेक्सटाइल के लिए यहाँ पर कुछ नहीं दिया गया, प्लांटेशंस को भी कहीं ना कहीं लगा कि कुछ नहीं सुनने को मिला। नहीं, प्लांटेशन के लिए तो आया है, लेकिन एडिबल ऑयल के बारे में तो कुछ होना चाहिए था। क्यों? तो इसका कारण ये है कि अब बाजार में सोयाबीन और ये ऑयल सीड के जो रेट है ना, तो 2 साल पहले 10 से 11 हजार तक गए थे, अब वो 5,000 पे आके रुके हैं। तो लोगों को लगता है कि थोड़े पैसे और बढ़ के मिलने चाहिए थे, तो इसलिए कमोडिटी इसके बारे में ऑयल सीड के बारे में अगर थोड़ा अगर निर्णय होता तो किसानों में बहुत खुशी की लहर आ सकती थी। इस पे और भी सोचना चाहिए। कुछ बजट आके गया बोले तो सब कुछ खत्म होगा, ऐसा नहीं होता। लेकिन आपके माध्यम से अगर कोई सुनता है तो मुझे किसानों की एक बात का आवाज पहुंचाने की जरूरत है कि एडिबल ऑयल के बारे में कुछ ना कुछ सरकार को सोचना पड़ेगा। नहीं, ऐसा मुझे लगता है। एब्सोल्युटली जी। और एक और चीज जो इस बार यहाँ पर हमने देखने को मिली पाशा पटेल जी, वो था डिजिटाइजेशन, टेक्नोलॉजी, ग्रीन एमिशंस। इसके ऊपर काफी तवज्जो यहाँ पर रही। एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड्स यहाँ पर स्टार्टअप्स के लिए शुरू किए गए। इन सबको आप कैसे देखते हैं जो नई यहाँ पर पहल है? देखो, मुझे इसमें और एक अच्छी बात जो इस बजट में लगी है ना, तो ये बात ऐसी है कि ग्रीन ग्रोथ बजट कहा गया है इस बजट को। सबसे बड़ा कि पर्यावरण के तरफ तवज्जो दी गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि 35,000 करोड़ रुपए ग्रीन एनर्जी के लिए रखे गए हैं। नंबर 1, 200 बायोमास प्लांट इस पे खड़े करने की भी बात कही गई है। 0% कार्बन करने का भी सरकार ने अपना अंदाज डिक्लेयर किया है। और इसके ऊपर जो हाइड्रोजन मिशन के लिए 19,700 करोड़ रुपए सरकार ने रखे हैं। इसका मतलब ये है कि ग्लोबल वार्मिंग को हम किस तरीके से इसकी तरफ देखेंगे और ये ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए या मानव जाति को बचाने के लिए
नया संकट खड़ा हुआ है टेम्परेचर का और इसका, तो ये रोकने के लिए जो करना जरूरी था वो सरकार कर रही है। इस बजट में सरकार अपने कदम इस दृष्टि से उठाए हैं, ये देखते हुए जीरो बजट की कंसेप्ट और 35,000 करोड़ ग्रीन एनर्जी को और जीरो बजट कार्बन, ये सबसे बड़ी उपलब्धि मानव जाति के लिए, एग्रीकल्चर के लिए है। क्योंकि तो एग्रीकल्चर हर साल अब प्रोडक्शन हमारा कम से कम होते जा रहा है। 2030 के बाद 40% दूध, 40% गेहूं, 40% चावल उत्पादन कम होने वाला है। लोग तो बढ़ रहे हैं, खाने के मुंह बढ़ रहे हैं और प्रोडक्शन अगर कार्बन इसकी वजह से, टेम्परेचर की वजह से अगर कम होता है तो खेती को बचाना जरूरी है। और उस हिसाब से क्या करना है सरकार के समझ में आया, ऐसा मुझे लगता है। और सरकार इस पे जो बात की है इससे मैं बहुत ही खुश हूँ, क्योंकि मैं खुद 5 साल से ग्लोबल वार्मिंग पे काम कर रहा हूँ। बड़े पैमाने पे वृक्ष लगाना, पौधे लगाना, बांस की खेती करना, ये काम मैं कर रहा था। और मुझे इस बात का आनंद है कि मैं जो काम 5 साल से कर रहा था वो पूरे का पूरा काम इस बजट के माध्यम से आया हुआ है, ऐसा मुझे लग रहा है। एब्सोल्युटली। तो काफ़ी सारे बड़े बड़े पॉजिटिव्स हैं यहाँ पर, चाहे वो स्टोरेज कैपेसिटी को लेकर हो, ग्रीन ग्रोथ की जो सरकार ने यहाँ पर बात की है, एग्री क्रेडिट सोसाइटीज़ की बात की गई, और जैसे कहा गया कि जो कॉटन है वहाँ पर भी एक पॉजिटिव हमने स्टेप आते हुए देखा है। तो काफ़ी सारे थम्स अप यहाँ पर एग्री सेक्टर की तरफ से। अनुज पाशा भाई जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और हमारे साथ एग्री बजट पर यह बातचीत करने के लिए। लेकिन एक बहुत बड़ा आवंटन इस बार हमने एनिमल हस्बेंड्री पर भी आता हुआ देखा है, डेयरी एंड फिशरीज पर भी यहाँ पर काफ़ी पॉजिटिव क्यूज़ हैं। उन सब के बारे में डिटेल से बजट में क्या क्या निकल के आया, क्या है उसके मतलब, जानेंगे अपना एमुल के एक्स MD RS सोढी के साथ।